अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी 1-2 मिनट में अटेंडेंस ज़रा लगाते हैं, थोड़ा वेट कर लेता हूँ ताकि सारे ज्वाइन कर लें। वालेकुम सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। चलें जी, अटेंडेंस करते हैं शुरू। अब्दुल रहीम रऊफ़, अब्दुल रहीम मौजूद है। चलें, खैर अगर किसी की तरफ सम टाइम कोई किसी ऐसी जगह पे बैठा नहीं बोल सकता तो वो रेज़ हैंड करके भी उसकी अटेंडेंस मार्क की जा सकती है। चलें जी, अब्दुल रहीम रऊफ़ प्रेजेंट है, ठीक है जी। अब्दुल सुबहान, अब्दुल सुबहान नहीं है। अली हसन, यस सर। ठीक है जी। अमीर हमज़ा, अमीर हमज़ा नहीं है जी। आसिफ रहमान, आसिफ रहमान नहीं है। दानियाल अली, प्रेजेंट सर। ठीक है। एहतिशाम, यस सर। ठीक है। फ़िरोज़ अहमद ख़ान, ठीक है जी, प्रेजेंट है। हमील ज़फ़र, खाने वाले चावल वाले हमील ज़फ़र नहीं है जी। चिकन हमील बिरयानी ज़फ़र नहीं खाना है। चाहिए। उमैर अनवर, खाना प्रेजेंट बिरयानी सर। खाना चाहिए। खाना बिरयानी खाना चाहिए। नहीं जी, उमैर अनवर भी मौजूद है। मियां मोहम्मद उमैर, मियां मोहम्मद उमैर नहीं है जी। मोहम्मद आसिफ मजीद, यस सर। ठीक है। मोहम्मद जुनैद असलम, प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद तैयब, प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद अबू बकर आज़म, यस सर। ठीक है। मोहम्मद आकब ज़हूर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद असद अशरफ, आकिब प्रेजेंट। ठीक है। आकिब ज़हूर प्रेजेंट है। असद अशरफ भी प्रेजेंट है। प्रेजेंट सर। जी जी, प्रेजेंट है। मोहम्मद बिलाल बाबर, प्रेजेंट सर। ठीक है जी। मोहम्मद बिलाल जुनैर, प्रेजेंट। ठीक है। मोहम्मद हुसनैन, यस सर। यस सर। ठीक है जी, ठीक है। और मोहम्मद मोइस सईद, प्रेजेंट सर। ठीक है जी। मोहम्मद रिहान ताहिर, प्रेजेंट सर। ठीक है। मोइस ने खुद ही बोला, वैसे ज्वाइन तो किया हुआ है।
यस सर, मैंने ही बोला है। हाँ प्रेजेंट। ठीक है प्रेजेंट ही लगाई हुई है। मोहम्मद रेहान ताहिर। यस सर। ठीक है जी। मोहम्मद शाहजेब अशफाक। यस सर, यस सर। ठीक है। सर आसिफ मोहम्मद रहमान। एक मिनट आसिफ साहब, मौका देते हैं आपको ज़रा, क्योंकि जो अगर मिस हो जाए ना तो फिर एक दफ़ा जब अटेंडेंस लग जाए ना सारी, फिर उसके बाद ठीक है। ओके जी। मोहम्मद शाहजेब अशफाक है। यस शाहजेब सर अशफाक। प्रेजेंट। यस सर ठीक प्रेजेंट। ठीक है ठीक। मोहम्मद उस्मान। यस सर। ठीक है जी। और मुकर्रब अहमद। प्रेजेंट सर। ठीक है। उमर शाहिद। उमर शाहिद नहीं है। रज़ा फैज़। ठीक है, रज़ा मौजूद है जी। उसामा अफजल। प्रेजेंट सर। ठीक है जी। वलीद मुख्तियार। प्रेजेंट सर। ठीक है जी। ज़ैद इश्तियाक। प्रेजेंट सर। ठीक है जी। अच्छा, लेट वाले कौन आए थे? आसिफ मजीद था सर मीर हमजा सर। एक। यस सर। अमीर हमज़ा के भी लगाई है। और आसिफ मजीद। आसिफ रहमान सर। हाँ, आसिफ मजीद की तो पहले लगी। अच्छा, आसिफ रहमान। हाँ ठीक है, 29 आईडी ठीक है। यस सर। तो जो भी जिसकी अटेंडेंस मार्क की है उसमें अमीर हमज़ा है और आसिफ रहमान है। ठीक है जी, यही लोग लेट आए हैं। और कोई? अब्दुल रहीम रऊफ़ की लगी हुई है। अब्दुल सुबहान ने भी ज्वाइन किया है। ठीक है जी, अब्दुल सुबहान को भी मार्क कर दिया। और कोई जो जिसने भी ज्वाइन किया? हमीद जफर 003। हमीद, देखता हूँ जरा। ठीक सर है जी, रजा फैज की हमीद। लग गई। रजा फैज देखता हूँ जरा। हमीद जफर प्रेजेंट मार्क कर दिए। रजा फैज की अटेंडेंस लगी हुई है। थैंक यू सर। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज़ है कि लेक्चर के बाद जो है, यानी कि फॉर एग्जांपल आज लेक्चर हुआ है तो आफ्टरनून वगैरह में आप अपनी अटेंडेंस जो है वो देख लिया करें, ताकि अगर किसी को कोई इशू हो तो वो उसी दिन। अच्छा, मेरे ख्याल से सारे एलएमएस पे ऐड थे, तो अभी कल एक स्टूडेंट का आया हुआ था कि वो एलएमएस पे ऐड नहीं, तो अनइंटेंशनली माइट भी हो गया हो। तो उसमें मेरे लिए वो एक अजीब सी ऑब्जर्वेशन ये थी कि यानी कि काफ़ी एक अरसा हो गया ना, तो अगर आप देख रहे हैं कि पोर्टल में आप मिसिंग है या कई भी चीज़ें, तो आपको 100% सपोर्ट अवेलेबल है। आप ईमेल वगैरह टाइमली जो है वो किया करें, बहुत लेट अपनी चीज़ों को चेक ना किया करें। अटेंडेंस वगैरह जब लेक्चर हो चुका है उस दिन देखें, स्टडी करिए, जो कुछ भी मामला है वो टाइमली, ज़रा वेल इन टाइम चीज़ों को देखा, इस तरह की जो चीज़ें उसको देखा करें। अच्छा, एक थोड़ी सी तारीफ़ थी जो कि करनी बनती भी है, कर भी देता हूँ। ठीक है कि दो ही बंदे होते हैं जो कि बेसिकली ना आपकी कामयाबी पर खुश होते हैं, जो कि हमने सुना हुआ है, जो हमने ऑब्ज़र्व किया है, माइट बी आई एम रॉन्ग। एक आपके पेरेंट्स होते हैं और एक टीचर होता है। टीचर का भी जब स्टूडेंट शागिर्द किसी अच्छी जगह पर पहुंचता है तो वो यकीनन खुश होता है, जलसी का फैक्टर नहीं होता। और पेरेंट्स भी ऐसे हैं जो कि अपने बच्चे की जो तरक्की है उससे जेलस नहीं होते। माइट भी और भी लोग हों बीच में, बंदा एड अप कर सकता है, लेकिन फ़िलहाल ये जो लोग हैं वो बिफोर द मैरिज, डेफिनेट सी बात है, स्टूडेंट लाइफ में अभी ये कम्बिनेशन नहीं बना होता, तो ये लोग तो अब देखना ये होता है कि उसकी बंदा रिस्पेक्ट क्या करता है। और रिस्पेक्ट की जजमेंट होती है किसी अपॉर्चुनिटी के ऊपर, किसी मौके के ऊपर। अगर मौका ही नहीं बना तो मेरे ख्याल से सारे सलाम करते हैं, और अगर मौका ही नहीं बना तो सारे दिल से इज़्ज़त भी करते हैं। किसी मौका पर हम देखते हैं किसी की आजमाइश जो होती है वो पर्टिकुलरली, तो कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि देखा जाए कि आप टीचर के लिए क्या करते हैं या क्या नहीं करते। तो कोविड की सबको पता था कि मतलब ये सिचुएशन बननी है, ये बन रही है, क्योंकि हम सारे सोशल मीडिया पे या वैसे न्यूज़ पे सारे अप टू डेट होते हैं। टेक्नोलॉजी का दौर है, स्टूडेंट पढ़े लिखे हैं, स्मार्टफोन्स हैं सबके पास। तो प्रीवियस जो ट्यूसडे था, ये वाला हफ्ता नहीं, पिछले हफ्ते मेरे ज़हन में था कि मैं थर्सडे को
क्विज़ रख लेता हूँ। ठीक है जी। और मैंने कह दिया कि आपका जुमेरात को मैंने क्विज़ लेना है। साथ में मैंने ये भी कह दिया कि कोई बात नहीं, क्विज़ आसान होगा, किनेटिक है, पोटेंशियल एनर्जी है, थोड़ी सी बात की। तो कुछ ने कहा कि नहीं सर जी, थर्सडे को आप ना रखें, हमने तैयारी करनी होती। तो इंटेंशनली अनइंटेंशनली इट फील्स लाइक कि ये इसको अगले वीक में जाना चाहिए और अगले वीक में यूनिवर्सिटीज़ ऑफ हो जाएंगी। तो ये सारे मामलात मेरे जहन में उस वक़्त आ रहे थे। मैं अगर वहाँ पे चाहता तो कह सकता था कि नहीं जी थर्सडे को होगा, और आप लोगों ने क्विज़ दे भी देना था, 7,000 बच्चे हैं, उन्होंने क्या करना है, क्विज़ उन्होंने दे देना था। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। और मैं नॉर्मली अपने क्विज़ की डेट्स वेट्स बहुत कम चेंज करता हूँ। रोज़ साथ साथ आपको कहता था कि आप पढ़ें, सेकंड चैप्टर का क्विज़ लेना है। एनी हो, थर्सडे मैंने स्किप कर दिया, जस्ट कि स्टूडेंट उसमें विलिंग नहीं है, या चलें प्रेपरेशन वाले कह रहे हैं, मैं इसको पॉजिटिव वे में ले लेता हूँ, मैं इसको कोवर्ड्स की न्यूज़ में नहीं लाता। एनी हाउ मैंने स्किप कर दिया। अब आगे वो ट्यूसडे को ड्यू था, जो कि प्रीवियस ट्यूसडे था। तो लकीली और अनलकीली यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो 26 से क्लोज़ हुई। मेरा जो ट्यूसडे था वो कोविड से पहले फॉल कर रहा था, हॉलीडेज से पहले आ रहा था। तो उस पे ये ख्वाहिश ज़ाहिर की गई कि इसको अगले लेक्चर में ले लें। तो दैट इज़ अंडरस्टूड कि अगर मैं उसको नेक्स्ट में शिफ्ट करता हूँ दैट विल बी ऑनलाइन। और ऑनलाइन क्या चीज़ होती है उस पर मुझे कमेंट नहीं करना। आप और मैं बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ है। वहाँ पर डेलिब्रेटली वो कहा गया जी ये हो गया स्टूडेंट अवेलेबल, ये सम हो। खैर मैंने एक और आपकी इधर उधर क्लासेस थी, आपका बाकी बैचेस थे वो प्रॉपर आ रहे थे। आपको ना गवर्नमेंट के शफ़क़त महमूद ने नोटिस दिया, ना मुराद रास ने दिया, ना यूएमटी के किसी मैनेजमेंट ने दिया, ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बॉन्डिंग होती है आपके अपने टीचर के साथ होती है। क्योंकि अगर टीचर को अपने स्टूडेंट के साथ अफेक्शन है तो स्टूडेंट को भी होनी चाहिए। वो पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं था। कोई किसी ने किसी बंदे के साथ कोई कंसल्टेशन नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। खुद ही ज़हन में स्केचेस बन रहे हैं कि हम यूँ कर लेते हैं। कोई कॉलेज स्कूल्स नहीं है प्यारे भाई ये कि आप वो एक मेगा बंक कर लें या इस तरह की चीज़ें। लेट से कल को मिड टर्म होता है, आप लोग आते ही नहीं हैं। सपोज़ जी कहते हैं जी सर आज हमारा दिल नहीं कर रहा, तो कल को करेंगे। आप ग्राउंड में बैठ जाएँ, आप कैफ़े में बैठ जाएँ, वो मिड टर्म तो अपनी जगह पर कंडक्ट हो जाएगा। कल कला को हम फाइनल एग्ज़ाम लेते हैं। तो ये आपका अपना नुकसान है। आप उसको इमेच्योर वे में आपने लिया कि ये चीज़ें आगे शिफ्ट हो जाएगी, कब तक वो चलता रहेगा। देखना ये है कि आप मेरे उस्ताद हैं या मैं आपका उस्ताद हूँ, आपने मुझे चलाना है या मैंने आपको चलाना है। ठीक है, ये फैसला करने की ज़रूरत है कि यू आर द टीचर और आई एम द टीचर। और उसमें मैं कुछ ज़बरदस्ती भी आपका यानी कि उस्ताद या उस सेंस में नहीं बना कि मैंने बड़ी तगोदो की हो कि मुझे ये वाले स्टूडेंट्स मैंने पिक किए और हमें आपस में हमारा कोई क्लैश हो या उस तरह की सी। तो देखना ये होता है कि आप लोग कर क्या रहे हैं, उधर बैठे रहें। ठीक वेडनेसडे को नेक्स्ट सेक्शन का क्विज़ होता है, सारे लोग मौजूद हैं। ठीक उससे पहले हसन साहब की क्लास होती है 20+ की, उसमें स्ट्रेंथ होती है। नो डाउट कि ऑनलाइन की वजह से, न्यूज़ की वजह से कुछ लोग गए, कुछ नहीं आए, कुछ ने चीज़ों को लाइट लिया। ये परसेप्शंस होती हैं, ये प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट है, ऐसा होता है, ऐसा हुआ होगा। लेकिन डेलिब्रेटली कह देना जी आज नहीं है तो आगे कर लेते हैं, चीज़ कब से चली है कभी किसी ने उसको देखा नहीं है। 2 आए थे, उनका क्विज़ लिया, तो नुकसान आप किसका कर रहे हैं? आप लोग अपना नुकसान कर रहे हैं। और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने खुद ही मैच्योर हो जाना, आपने खुद ही ग्रूम हो जाना, आपको खुद ही अपना ज़मीर ही कहेगा कि नहीं ये चीज़ करनी है, ये नहीं करनी। उस वक़्त मैं नहीं कह रहा हूँगा, ना मैं समझा रहा हूँगा, ना माइट भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप खुद से ये डिसीजन लेंगे कि यार ये काम जो है वो हमने नहीं करना। और ये इवेंचुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम ही इंसान थोड़ा ग्रूम होता है। अगर अभी बंदा कहे कि कबल अज़ वक़्त कुछ चीज़ें हो जाएँ तो वो नहीं होनी, वो आपने वही करना है जो आपका दिल चाहेगा। और आप वही कर रहे हैं क्योंकि आपका दिल चाह रहा है और आपने वही किया भी है जो आपका दिल चाह रहा है। तो इन केस अगर आगे भी आप ऐसा करते हैं तो मुझे उससे कोई इतराज़ नहीं है। देखें आप यू आर मैच्योर, यू आर मतलब फ्री टू चूज़ एनीथिंग, आपका अपना राइट है, आप क्या करें। लेकिन आप कम से कम अपने ज़मीर से तो पूछें। आपको जो लेक्चर होता है उसकी वीडियो की रिकॉर्डिंग आपको मिलती है, लेट्स से स्लाइड्स वगैरह हैं वो आपके सामने शेयर करता हूँ। वहाँ पर जो समझाने वाली चीज़ होती है वो करता हूँ, एक स्लाइड पे रुकता हूँ, बताता हूँ। इतनी दफ़ा मैंने कोर्स पढ़ा है, मुझे थोड़ा आइडिया है कि कहाँ पे टाइम स्पेंड करना, कहाँ पे नहीं करना। आपकी इनपुट लेता हूँ, आप बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे, माइक है, नहीं है, आपने दोस्त को मोबाइल दिया हुआ है, घर में हैं, क्लास में हैं, कभी किसी को कोई इस पे
कोई आर्गूमेंट नहीं किया कि आप जी कहाँ पर हैं, कभी किसी से पूछा नहीं है कि हाँ जी कैमरा ऑन करके ये क्वेश्चन बता दें, वो बता दें, कभी कोई असाइनमेंट नहीं दी कि ये कर लें वो कर लें। जो क्विज़ेज़ या मिड या फाइनल है वो तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द कोर्स। एक्स्ट्रा काम आप क्या कर रहे हैं मेरे लिए, 0% करें। तो जो आप कर सकते थे वो आपने उस दिन गेम अपने तरफ से सेट करने की कोशिश की है। तो ये अब कहाँ कब तक करेंगे, किस किस टीचर के साथ करेंगे, क्या कुछ करेंगे, इससे किसी का तो कुछ नहीं जाएगा और कोई आपको कमेंट भी नहीं करेगा। पहले मैंने सोचा था कि जब भी ये क्लास आया करेगी इनको करैक्टर बिल्डिंग पे मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी खैर मैंने चलो आप लोगों से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने रखा। मैंने दिल में डिसाइड किया था कि बस ठीक है जो इन्होंने किया है ठीक है। आपको तो ये भी नहीं पता कि आप नुकसान किसका कर रहे हैं, आप लोग अपना नुकसान कर रहे हैं, कोई आपको आइडिया ही नहीं है। आपके पेरेंट्स आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं इतना हैवीली पेड, आप फीसिस पे कर रहे हैं आपकी पर्सनालिटी पे, आपके क्लॉथ्स पे, आपकी ग्रूमिंग्स में, और आप क्या कर रहे हैं, आप एक वो जज बने बैठे। ठीक है, क्या यूं कर लेते हैं, दो ने तीसरे को कहा, तीसरे ने कहा भी चलो भाई भाई क्विज़ है आपका, टेस्ट है आप उसको दें, आपको पढ़ाया बिल्कुल सादा, क्विज़ 1 लिया, सब ने उसको देखा और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो मार्किंग का क्राइटेरिया था या जो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन था या जो आपको मार्क्स मिले उसमें एवरेज बिल्कुल एक रीज़नेबल थी। वो भी आपने देखा है कि कोई बहुत ज़्यादा उसमें टाइट चीज़ें नहीं थी, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें आउट ऑफ द स्कोप नहीं थी। वो क्यों था? वो आपकी मोटिवेशन के लिए था कि क्विज़ेज़ आर जस्ट फॉर द सेक ऑफ मोटिवेशन। नो डाउट कि मैं उसके मार्क्स ले रहा हूँ, मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूँ और आई डोंट नो कि आप लोग क्या, तो नेक्स्ट टाइम से मेरे ख्याल से ये कर लेते हैं, रोल स्विच कर लेते हैं। आप में से कोई उस्ताद बन जाता है और 30 हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं शागिर्दों वाली कैटेगरी में आ जाता हूँ। तो आप बता दिया करेंगे कि सर जी क्विज़ जो है ना वो 14 अगस्त को लेना है या शब बारात पे लेना है या जी क्या करना है। तो क्या ख्याल है किसको टीचर का रोल दें जी आपकी क्लास में से, बताएं ज़रा। सर आप ही ठीक हैं। नहीं आप भी, मैं कैसे ठीक हूँ? मैं तो ठीक था, मैंने तो आप लोगों को कहा है उसके मुताबिक तो आप लोगों ने नहीं किया, तो किसी को वो अज़ाज़ी ओहदा दे देना चाहिए किसी को। मैं तो ठीक तब होता ना जब आप चीज़ों को थोड़ा सीरियस लेते। कोई आप आपस में मशवरा करा कर ले, व्हाट्सएप ग्रुप्स तो बने होंगे, आपस में मशवरा कर ले कि सर ने जी फ़लाँ काम कहा था, या सर ने हमें फ़लाँ असाइनमेंट दिया, या सर ने जी उस दिन ये टास्क दे दिया था तो बड़ा जी इस पे मगज़मारी करते रहे, बहुत ज़िंदगी दुश्वार हुई है। कोई एक सिंगल पॉइंट अभी तक अप्रॉक्सीमेटली जो है वो कुछ 14-15 लेक्चर तो हो चुके होंगे, कोई एक सिंगल पॉइंट जो कि किसी को कहा हो, कोई किसी को कहा हो, किसी को चले कोई पर्सनल काम का हो, किसी को एकेडमिक कोई काम का हो। जब आप बाकी बच्चों से इन कंपैरिजन पीछे रहेंगे तो क्या करेगा? जस्ट इमेजिन कि लाहौर में कितनी इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करवा रहे हैं, 14 to 15 बड़ा नॉर्मली बड़ा इजीली होंगे 14 से 15 इंस्टीट्यूट्स इजीली जो कि करवा रहे हैं, और डिफरेंट बैचेज़ हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास क्या है, मार्केट्स में क्या है, क्या नॉन सीरियस एटीट्यूड हमने आगे फैमिलीज़ को लीड करना। इवेंचुअली यू आर इन अ थर्ड सेमेस्टर और एक डेढ़ दो में और लकीली आप इंजीनियर बने खड़े होंगे, आपने एक फैमिलीज़ को लीड करना है और इस तरह से, तो आप उस पर क्या कहेंगे? आप ही सपोज हैं आपने अपने बेटे को भेजा हुआ है और फीसिस उसकी ठीक ठाक आप पे कर रहे हैं और बच्चा आपका यूएमटी ग्रीन्स में बैठा हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप घर में बड़े खुश होंगे और आपको वो वक़्त याद आएगा कि हाँ ओके यार ये तो मेरा फॉलोअर है निकला है, ये तो वही कर रहा है जो कि मैंने किया। ऑब्वियसली यू विल नॉट बी हैप्पी, ठीक है, ऑन हिज और हर डिसीजन। तो अगर जब अभी जो कुछ हम कर रहे हैं वो डेफिनेट सी बात है हमारे सामने वो चीज़ें आनी है, इवेंचुअली आनी है, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम, लेकिन ये है कि इट विल बाउंस बैक, ठीक है। और मुझे आप आगे बड़ा इंशाल्लाह एक लॉन्ग टर्म रिलेशन है ना, आप देखेंगे मुझे किसी के साथ कोई रिवेंज की आगे पीछे कोई किसी स्टूडेंट के साथ कोई कुछ नहीं होता। मैं अपने ज़मीर को जवाब दूँ, लेट्स से जी मैंने खुद मैं मुझे कोर्स मिला है, मैंने ठीक है मैनेजमेंट तो जो चेक एंड बैलेंसेस होते हैं या जो किसी को जवाब देना मैंने यहाँ से दुनिया से जाना भी है, सब ने जाना है, मैंने वहाँ पर भी जवाब देना है कि एटलीस्ट मुझे ये कोर्स मिला था, मैंने कितनी कोशिश की। ठीक है मैं इम्परफेक्ट हो सकता हूँ, मुझ में कमियाँ हो सकती हैं, लेकिन एटलीस्ट आई कैन ट्राई। अल्लाह ताला ने इंसान के जो है ना वो ज़िम्मे कोशिश रखी, एटलीस्ट जो है ना आई शुड ट्राई, मुझे कोशिश
आई एम ट्राइंग। ठीक है, मैं उसमें परफेक्ट नहीं होऊंगा, लूज पॉइंट्स होंगे, लेकिन आपसे हटके यहाँ से हटके मुझे किसी और को भी जवाब देना है, और वो अकॉर्डिंग टू माई बिलीव मुझे पता है कि मैं अल्लाह के सामने जवाब दूँ इन सारे मामलात पे। अभी आप लोग भी आते हैं, कोई शुरू से लेके अभी तक आपने देखा होगा मल्टीपल पॉइंट्स पे आपको समझाया, लेकिन पनिशमेंट ज़ीरो है। आप आपस में ज़रा क्लास के बाद मशवरा कर लें, हाँ जी किसी को कोई पनिशमेंट या किसी को अकॉर्डिंग टू द SOPs या अकॉर्डिंग टू द रूल्स किसी को कोई सर ने कुछ किया, कोई नहीं, मेरे लिए मैटर ही नहीं करती चीज़ें। हाँ, समझाना मेरा फ़र्ज़ है, चीज़ों को ट्रैक पे रखना मेरा फ़र्ज़ है, और स्टूडेंट कोशिश भी करते हैं, लेकिन इवेंचुअली क्या आप लोग मतलब करना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और नो वन विल गाइड यू, ये मैं आपको पहले बात बता दूँ, नो वन विल गाइड यू, नो वन विल टेक इंटरेस्ट। आपके दोस्त को कोई नहीं बताएगा, या पेरेंट्स ने बताना होता है या टीचर्स ने बताना होता है, और जो बंदा बताता है वो बुरा लगता है, और ये भी रियलिटी है। ये एक अलग ज़िंदगी का अलमिया है कि जो कुछ भी आपको की बात करेगा, या तो आप अपना मशवरा दान बदल लेंगे, या उस बंदे से डिस्कस करना छोड़ देंगे, या आप उस बंदे से वैसे अवॉइड करने लग जाएंगे। बंदा वो होता है, चीज़ दोस्त आपका वो है, खैर खा आपका वो है, जो कि आपको गाइड करे, आपको बताए। गुजारा करने वाला, डंक पॉपुलिसी, ये कोई चीज़ नहीं है। मिसाल के तौर पे आप पहले दिन आए, मैं पता नहीं कुछ पढ़ाने लगा था कि आपने लोगों ने पता नहीं किसी ने क्या कहा, 2-3 स्लाइड थी, किसी ने कहा जी दिल नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है। खैर मेरा अपना दिल था मैं पढ़ाऊँ, आपका दिल नहीं कर रहा, मैंने चीज़ को आगे कर दी। तो देखना ये है कि अब ये तो नहीं है कि आप टीचर आपका सरेंडर कर जाए, ठीक है। ये कोई एंटी पाकिस्तान आर्मी इंडिया की कोई जंग तो नहीं लगी हुई कि जी हथियार फेंक के सरेंडर कर जाएं। आप यूं कह रहे हैं, आप कह रहे हैं जी अगले में ले ले, मैं कहता हूँ ठीक है जी, आप अगले में, आप कह रहे हैं जी अगले में ले ले। कोई लूडो चल रही है, कोई ताश, कोई क्या, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, हम करना क्या जा रहे हैं, हम जा किस तरफ रहे हैं। सर ठीक है, तो सॉरी सर, इंशाल्लाह आइंदा नहीं होगा कभी। वन बाय वन सारे बताते जाएंगे किसने टीचर बनना है। चलें, जब अबू बकर आजम ने सॉरी की, बड़ी अच्छी बात है, बड़े दिल का मुजाहरा सॉरी किया। सर। बाकी भी मुझे Sorry, दे दें sir. सॉरी कमेंट्स, सर। सॉरी सर। और सर एहसास हुआ मैं सर अपना गलती सॉरी का। सर। एक शब्द नहीं होगा वाकई आपके सर, बाद। सॉरी सर, दोबारा नहीं। रियली सॉरी सर। तो क्विज़, अब उसमें दो चीज़ें हैं। पहला क्विज़ आपने दिया है, आप अपनी ईमानदारी से बताएं, बजाय इसके कि उसके 7 आ गए या आपके 2 आ गए। आपने सिर्फ अपने दिल के साथ ये तहैया करना है कि यार मैंने लिखा क्या था और सॉल्यूशन क्या था। बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि बंदे को नंबर मिलते हैं सॉल्यूशन क्या है और मैंने क्या किया, उसके अकॉर्डिंगली सबके अच्छे मार्क्स थे। मतलब पर्सनली आई वाज यस फीलिंग के सर। अच्छे नंबर थे। ठीक है, ऐसे नहीं है कि किसी का लेट से आंसर नहीं ठीक है, और या कुछ और, कुछ जगहों पे मैंने कमेंट्स भी किए होते। अगर आप आते, आपको मैं क्विज़ रिटर्न करता, आपको फील होता कुछ को मैंने क्या कमेंट किया हुआ, किसी को मैंने क्या कमेंट किया, आपको पता लगता कि यार मोहब्बत से बंदे ने चेक की हुई चीज़ें, सिर्फ गुजारा नहीं किया हुआ कि यूं टिक गई हो नंबर, ये वो नहीं। पढ़ के उसको देखा, चीज़ों को जज किया, आपको मेरे एनालिसिस पे पता लग जाना था, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी नहीं आई, वो मौका नहीं आया। यानी कि मैंने उस पे मेहनत कर दी, और जब मैंने अपने स्टूडेंट के सामने रखना था कि इनकी ये गलती है, ये गलती से सीख जाएँ, वो मौका आपने, अपॉर्चुनिटी नहीं आने दी। वो मेरे पास क्विज़ वैसे ही पड़ा हो, तो लर्निंग को तो आप ज़ाया कर रहे हैं। अब जिस बंदे ने उसको एक बड़ी मोहब्बत के साथ उसको चेक किया, साफ ज़ाहिर चेक करना मेरी ज़िम्मेदारी है, जिसके नहीं नंबर आ रहे हैं उसके नहीं लगाऊंगा, जिसके आ रहे हैं उसके लगाऊंगा, ये एक रूटीन मैटर है। लेकिन एक बंदा मेहनत से काम कर रहा है ताकि उसके स्टूडेंट कुछ सीखें, कुछ लर्न करें। मैं दूसरे क्विज़ के साथ पहले क्विज़ का बंडल भी ले गया हुआ, वो आपका राइट है, उसको देखना दिखाना मेरा राइट है, ताकि मेरे स्टूडेंट लर्न करें। और पता नहीं चलें ठीक है, मतलब आई होप सो कि कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट्स आए हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होगी। आप आगे भी कोर्सेज़ पढ़ेंगे, बल्कि बाकी टीचर से भी पढ़ेंगे, आपको थोड़ा आइडिया होगा कि यार ये मतलब नहीं, हमें कभी ना कभी, क्योंकि यार देखो कॉलेज में एक और इन्वायरमेंट था, हमें चीज़ों का पता नहीं था, हमने मैट्रिक कर ली, किसी ने कहा इंजीनियरिंग कर लो, उसने इंजीनियरिंग कर ली, किसी ने कहा नहीं जी मेडिकल का बड़ा स्कोप है, आपने मेडिकल कर ली, किसी ने पापा को कहा जी भतीजे को क्या करवाना चाहिए, उसने कहा जी भतीजे को ये करवा दिया, आपने वो कर लिया। और आपको पता होगा कि बहुत हम तैरते फिर रहे होते हैं, हमें कोई आइडिया नहीं होता। अब हम यार प्रैक्टिकल एक लाइफ में जाना है आपको, लेट से आपने एक फैमिली को लीड करना है, और उसमें जो एक पैसे का जो एलिमेंट है या जो एजुकेशन का एलिमेंट है, वो आप समझते हैं बहुत ज़रूरी है। बहन भाई जो हैं वो सारी चीज़ें बांट लेते हैं, लेकिन तालीम और तरबियत नहीं बांटी जा सकती। क्या ख्याल है आपके? सारी चीज़ें विरासती तौर पर सारी बट जाएंगी, लेकिन जो आपकी एजुकेशन है और जो आपका करैक्टर बिल्डिंग है, जो आपका इखलाक है, वो नुमाया रहेगा हमेशा। तो इन चीज़ों पे थोड़ा
फोकस करें, चीज़ों को थोड़ा बेहतर करें। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग नेक्स्ट टाइम से ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आप लोगों का अपना ही नुकसान हो, यानी कि बंदे को पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि कम अज़ कम, मुझे बड़ी उम्मीद थी कि मेरे से यार स्टूडेंट कुछ पढ़े हैं। ऑनलाइन में मुझे इसीलिए थोड़ा पसंद नहीं है कि ऑफलाइन में कम से कम आप जब आते हैं ना तो टीचर के साथ आपका एक बॉन्ड बनता है, आपको पता होता है कि यार क्या हमने चलना है, किस तरह से चलना है। आप जब किसी के लेट से कोई दोस्ती होती है, स्टार्ट में आप बिल्कुल उससे वाकफियत नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता आपके अभी जितने भी दोस्त होंगे, अभी 1.5 साल हो गया आपको, 3rd सेमेस्टर है, तो फर्स्ट डे पे आपकी कोई फ्रेंडशिप किसी के साथ कोई ख़ास नहीं हुई होगी। आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा होगा ग्रुप्स बन चुके होंगे, अब उनके आपस में एक दूसरे के साथ दोस्ती है, मोहब्बत है, ये टाइम स्पेंड करने से ऑब्वियसली आती है। ठीक है, तो वो जी चूँकि एक सर। बड़ा एक गैप रहा है जिसको मैंने एक बहुत ज़्यादा मिस किया है, क्योंकि मेरा वे ऑफ जो टीचिंग है थोड़ा डिफरेंट है, ताकि स्टूडेंट और टीचर एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हों, फिर कोई चीज़ समझ आती। मिसाल के तौर पे कोई मुअल्लम है, वो कुछ बताना चाह रहा है, आपको पता चल गया कि आज फलां का ख़िताब है, आपको बंदा ही नहीं पसंद, सपोज जैसे हमारे स्कूल ऑफ थॉट में रिलीजियसली या पॉलिटिकली कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो आपको पता हम उसकी स्पीच ही नहीं लगाते, एंटी जो पार्टी है उसका हम जलसा नहीं सुनेंगे। क्यों? पसंद ही नहीं है, रिलेशन नहीं बना, लिंक की बिल्डअप नहीं हुआ हुआ, वैसे ही मुतनफ़र हैं। तो जब आप एक, मुझे ये था कि मैंने यार इनके साथ किया, मैं इनको कह रहा हूँ, ये मुझे तो बड़ा बड़ा आगे कुछ इवेंट्स वगैरह भी होते हैं जो कि हम डिपार्टमेंट एंड पे करवाते हैं, मतलब उसमें मल्टीपल लोग हैं, हसन साहब एंड से मैं हूँ या कोई और है, तो हम अक्सर स्टूडेंट के साथ बॉन्डिंग हमारी हुई होती है, हम अक्सर उनको कह रहे होते हैं। तो सपोज़ ऐसा मैं करता हूँ, हमने कोई इवेंट रख लिया है और उसमें स्टूडेंट के बेनिफिट है, और मैं किसी एक बंदे के थ्रू मैसेज कर देता हूँ, क्योंकि साफ ज़ाहिर है फिर उसको ईमेल आईडीज़ या नहीं भी हैं, तो कोई इसका मतलब कोई बॉदर ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब ग्रेड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्टूडेंट की, जब उसकी खातिर किसी ने बॉदर नहीं किया, तो मैं तो उससे यही नतीजा निकालूंगा ना कि अगर इनको कल को किसी का फ़ायदा होगा जो कि नॉन ग्रेडेड फ़ायदा है, मिसाल के तौर पे आप कोई ट्रेनिंग लेते हैं तो आपको पता है कि आपके ट्रांसक्रिप्ट में ट्रेनिंग नहीं आनी, आपकी सीवी में ऐड होगी, आप नॉलेज लेंगे, तो मैं यही ज्यूम करूँगा कि ये नहीं आएंगे, तो वो डीमोटिवेट होगा वो बंदा, मोटिवेट नहीं होगा। तो कोशिश मतलब थोड़ी करें कि नेक्स्ट टाइम से हमने ये नहीं करना। कोई कह भी रहा हो तो भाई उसको क्या कि भाई नहीं करना, ठीक है, आप अपना इंजॉयमेंट के लिए और चीज़ें हैं, क्रिकेट खेलें, बाहर गपशप लगाएं, घूमें फिरें, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू अ फन, लेकिन एजुकेशन इज़ समथिंग डिफरेंट। यानी कि मिसाल के तौर पे आपने की नहीं है, मैं वैसे कमेंट कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे फ़न एक और चीज़ है, बदतमीज़ी एक और चीज़ है। क्विज़ वन में भी आपको ये इस चीज़ पे मैंने कमेंट किया, कोई कहेगा नहीं जी मैं फ़न क्रिएट कर रहा हूँ, देयर आर सम लिमिटेशन, देखना चाहिए कि क्या करना है। सो अब हम कंटिन्यू करते हैं। सो आई होप सो कि आप कम से कम अपने फ़ायदे के लिए कुछ थोड़ा बहुत काम करेंगे, और मैं उम्मीद हूँ कि चलो जो मैंने आपको गाइड किया है इसका मुझे अल्लाह की तरफ से सिला मिल जाए, क्योंकि बीइंग अ टीचर यही थोड़ी बहुत है नेकियां मेरी। ठीक है, बाकी तो फिर हर बंदा जो जी है जी वो सर। कोई इंशाल्लाह नेगेटिव सर। में चल रहा है, कोई क्या चल रहा है, तो उम्मीद है कि कम से कम इंशाल्लाह सर। मुझे बड़ा अपने स्टूडेंट पे एक बड़ा एक मान होता है, ठीक है, हर बंदे को, तो मैं अक्सर एक वर्ड यूज़ कर जाता हूँ कि कम से कम मेरे स्टूडेंट। ठीक है, तो एटलीस्ट मुझे उम्मीद है कि अब आप नेक्स्ट टाइम से ये नहीं करेंगे, और बल्कि किसी के साथ भी नहीं करेंगे। ये तब जी इंशाल्लाह सर, सर। जरूर पूरी टॉक इंशाल्लाह का सर। मतलब समझ होगा कि अगर आपका कॉन्सेप्ट चेंज हो जाए, अगर कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होना, फॉर द टाइम बीइंग रहना है, तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा चीज़ों को बेहतर अंदाज में लें, और ठीक है जी, इंशाल्लाह करें सर। कंटिन्यू। कोई मसला मसाइल तो नहीं है किसी को प्रीवियस कोई लेक्चर्स वगैरह में, या कोई और चीज़? शुड वी कंटिन्यू? आ जाएं पढ़ाई की तरफ। यस सर। यस सर सर। यस सर, आ जाएंगे। आवाज़ ही नहीं आ रही किसी की। Yes, sir. जी जी सर। चलें जी प्यारे भाई, हम कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की थी सैचुरेटेड, चले मैं उन पे दोबारा थोड़ा बता देता हूँ कि सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर, ये खैर मैं दे गया था लेक्चर कल, और उसमें चूँकि कोई था नहीं तो चले मैं रिपीट कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग मैंने लगाई थी, वो किसी ने सुनी नहीं होगी, तो क्योंकि अच्छा जी चलें,
हमने डिस्कस किया था एक, तो मैं ये स्लाइड आपके सामने है, मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ, विजिबल है ना सबके सामने स्लाइड, एक टेम्परेचर और वॉल्यूम का एक ग्राफ बना हुआ, ठीक है, टीवी डायग्राम बनी हुई। यस सर। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, मैंने पॉइंट 1 को मार्क करके छोड़ दिया। अब पॉइंट 1 क्या था? कंप्रेस लिक्विड था हमारे पास, इस पे लिखा हुआ था दैट इज़ नॉट अबाउट टू वेपराइज। क्यों? क्योंकि वाटर 1 एटमॉस्फेरिक पे 100 डिग्री सी पे बॉयल होता, 20 पे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। ये वो कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि हमने पहले पढ़ी थी, मैं उसको रिकॉल कर रहा हूँ। और कल आपके क्विज़ के बाद मैंने लेक्चर लिया था, 2-3 लोग थे, तो उसमें मैं ये बता गया था, ये मैं आज रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है जी। सो कंप्रेस लिक्विड पे मैंने देखा कि दैट इज़ नॉट अबाउट टू वेपराइज, उसको मैंने कंप्रेस लिक्विड कह दिया। फिर मैं पॉइंट 2 को अब हाईलाइट करने लगा। ये क्या था? ये P1 एटमॉस्फेरिक था और टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। प्रेशर को मैं बार बार डिस्कस नहीं करूँगा, वो 1 atm पे कांस्टेंट है, ये पूरा ग्राफ 1 atm पे ही बना हुआ। पॉइंट 2 मेरे पास आया है, जब वाटर 100 डिग्री सी, वाटर 100 डिग्री सी पे बॉयल होता है, इसको मैं कह सकता हूँ दैट इज़ अबाउट टू वेपराइज, अब वेपर बनने शुरू हो जाएंगे, दैट इज़ अबाउट टू वेपराइज। ऑब्वियसली इट विल टेक अ टाइम कि वो अपना फेस चेंज करेगा, वेपर बनेंगे। ये बात की बातें ये मेरे जहन में आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जैसे मैं उसको हीट सप्लाई करता रहूँगा और टेम्परेचर बढ़ रहा है 20, 25, 30, 40, 50, 60, 90, 99, अब 100 आया, दैट इज़ अ पॉइंट दैट इज़ अबाउट टू वेपराइज, उसको मैं सैचुरेटेड लिक्विड कहता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद मेरे पास, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ कि मेरे पास ये जो पॉइंट 2 है दैट इज़ सैचुरेटेड लिक्विड, राइट। और 4 है। अच्छा, एक और चीज़ है, क्योंकि ये अभी जो डेफिनेशंस है ना, ये बस कॉन्सेप्ट वाइज मेरे जहन में बैठ गई हैं, ये आपको मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि अब मैंने स्लाइड वाला पेज नहीं खोला हुआ। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ना रट्टा लगाया है कि मैंने स्टूडेंट को बताना, एक बंदा होता है ना याद करके आया, ऐसी बात भी नहीं है। तो ये क्या है, आपकी मोटिवेशन के लिए कि हमारे पास यहाँ से कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो सकता है, ये लाजमी नहीं कि मैं उसको याद कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, हाँ अर्ली स्टेजेस पे थोड़ा फेमिलियर होना पड़ता है। और ठीक है जी, ये सैचुरेटेड लिक्विड है। अभी मैं पॉइंट 3 को खुद से जानबूझ के स्किप कर रहा हूँ, आऊँगा वापस उस पर, और 4 पॉइंट पे मैं आ जाता हूँ, जो कि मेरे पास है सैचुरेटेड वेपर। अब इसकी डेफिनेशन मैं थोड़ी रिकॉल करने की कोशिश करता हूँ कि ये मेरे पास क्या होता है। ये जो पॉइंट 4 है, ये भी वही 100 डिग्री सी पे है, ठीक है, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब इसको लिए वो स्टेटमेंट यूज़ करता है दैट इज़ अबाउट टू कंडेंस। वजह क्या है कि अगर आप यहाँ पर उसको हीट सप्लाई करना बंद कर दें, हीट सप्लाई होता है ना, कैटल में वाटर रखा, वाटर बॉयल हो रहा है, वो बुलबुले से भी बन रहे हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, आप उसके नीचे अगर चूल्हा बंद कर दें तो ऐसे आपको फील हो रहा था जैसे वो अब ठंडा होने लग पड़ा है, उसके उसी तरह आपको वेपर्स वगैरह बनते नज़र नहीं आते। ऐसे होता है जैसे वो वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में, जैसे बिफोर द बॉइलिंग था, वैसा थोड़ा उसका बिहेवियर, उसकी जो स्टीम भाप से बनी होती है वो थोड़ी सी आपको कम होती हुई फील आएगी। ये वो विजुअलाइजेशन है जो कि हम करते हैं। सपोज जी एग वगैरह रखा हुआ या पोटैटो बॉयल पे रखा हुआ है, वो वाटर के अंदर बड़ा माहौल बना होता है कि जी वो बॉयल हो रहे हैं और वो ऊपर को नीचे को बड़ा खेल कूद चल रही होती है। तो जो ही आप चूल्हे को बंद करते हैं वो चीज़ें आपको ऐसे लगता है जैसे वो नॉर्मल में वापस आ रही। तो ये 4 पॉइंट वो है दैट इज़ अबाउट टू कंडेंस, इसलिए मैं लेट से इसका उल्टा थोड़ा लगाता हूँ पीछे की तरफ। ये वो पॉइंट है कि जब वो कंडेंस हो सकता है, ठीक है जी। सो अब इससे अगले मैं फेज़ पे आ जाता हूँ। अब मैंने उसको और हीट सप्लाई की, 5th पॉइंट आ गया। ये एक ऐसा पॉइंट आ गया कि जब मेरे पास टेम्परेचर 300 डिग्री सी हो चुका, ठीक है, तो अब वो क्या बन चुके हैं, वेपर बन चुके हैं, ठीक है। अब वो अबाउट टू कंडेंस नहीं हो सकते, वो अब वाटर से निकल के वेपर बन चुके हैं, उसको मैं कह रहा हूँ सुपर हीटेड वेपर। ना तो ठंडे हो सकते हैं, ना वापस लिक्विड में आ सकते हैं, और ये वही चीज़ है जिसको आप स्टीम कह रहे होते हैं, सुपर हीटेड वेपर, जिसका टेम्परेचर है जी 300 डिग्री सी, और ये कंडेंस नहीं हो सकते, ठीक है जी। तो दैट इज़ नॉट अबाउट टू कंडेंस, ये सुपर हीटेड वेपर है आपके पास, फेज़ चेंज कर चुका। फेज़ चेंज हो कहाँ पे रहा था उसको भी ज़रा डिस्कस करते हैं, और पॉइंट 3 पे आ जाते हैं जिसको मैंने खुद से छोड़ा था। तो ये पॉइंट 3 जो है, इसके लिए हम एक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, ये 3 के साथ लिखा भी हुआ सैचुरेटेड मिक्सचर। इसका मतलब ये होता है,
यानी कि सैचुरेटेड लिक्विड वेपर रीजन या सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर रीजन। अब मिक्सचर के वर्ड का मतलब है इसमें दो चीज़ें होंगी। वो दो चीज़ें क्या हैं? वो सैचुरेटेड लिक्विड प्लस सैचुरेटेड वेपर है। सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर दोनों चीज़ों का मिक्सचर, दोनों चीज़ें इक्विलिब्रियम में। जब वाटर बॉयल हो रहा होता है, कॉन्टिन्यूसली आपने हीट सप्लाई की होती है, तो वो लिक्विड से वेपर बनने की ट्राई में है, इन बिटवीन फेज में है, दैट इज़ द सैचुरेटेड मिक्सचर। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो अबाउट टू कंडेंस भी हो सकता है, फिर उसके बाद एक पॉइंट आता है कि नॉट अबाउट टू कंडेंस है। ये मामलात हैं। अब मैं एक दफ़ा जो नाम मैंने लिखे इनको ख़त्म करता हूँ और ये देखता हूँ कि ये 2 से लेके 4 तक जो लाइन है ये कांस्टेंट क्यों है। आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि 2 से लेके 4 तक लाइन कांस्टेंट है टेम्परेचर की, और बाकी इससे ऊपर नीचे आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, जैसे जैसे हीट सप्लाई कर रहा है टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है। तो आपके यस माइंड सर। में ये आ सकता है कि इसको भी लीनियरली इंक्रीज़ कर जाना चाहिए था, जैसे 20 से 100 तक देखें ना इंक्रीज़ हो रहा है, 20, यस 25, सर। 100 तक, और फिर 100 से लेके 300 देखें उसमें भी इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है। तो अब बात देखते हैं कि यहाँ पे कांस्टेंट क्यों है। हो ये रहा है कि आप उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं तो लॉजिकली उसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, और आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आएगा कि सर इसका टेम्परेचर भी बढ़ना चाहिए, और टेम्परेचर वाकई ही बढ़ रहा है सवाए 2 से लेके 4 पॉइंट जिस पे कांस्टेंट है। अब हम उसको डिस्कस करने लगे। सो ये लाइन स्ट्रेट इसलिए है, या ये जो लाइन है ये कांस्टेंट इसलिए है कि यहाँ पर जो वाटर है उसको जो आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, जो हीट सप्लाई कर रहे हैं, वो उसका फेज़ चेंज करने में यूटिलाइज हो रही है। यानी कि लिक्विड से जो वेपर बनने हैं, जो आपने फेज़ चेंज करना है, जो लिक्विड की बॉन्डिंग को ब्रेक करना है, और मॉलिक्यूल्स ने लूज़ होना है, उन्होंने फ्रीली मूव करना है, ये सारे कामों में एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, क्योंकि एनर्जी तो वही है ना, एनर्जी नाइदर ग्रेटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से इनमें ले आए। तो एनर्जी वही थी, उसकी अमाउंट जो थी वो यूटिलाइज हो रही है फेज़ चेंज करने में। जब फेज़ चेंज हो जाएगा, जब वो वेपर बन जाएंगे, आपको कर्व दोबारा इंक्रीजिंग में नज़र आ रही। जैसे ही वेपर बन गए, मैं एरो बना रहा हूँ साथ में, आपको एक कर्व दोबारा इंक्रीजिंग में नज़र आ रही। 4 से 5 पॉइंट देखें, इंक्रीजिंग में है ना, 4 से जो 5 पॉइंट है, यस सर। तो 4 से 5 इंक्रीजिंग में इसलिए है कि अब फेज़ चेंज हो चुका है, अब एनर्जी यूटिलाइज हो रही है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने में, वॉल्यूम इंक्रीज करने में। तो बात समझें कि 2 से लेके 4 तक कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों था। आइडिया हुआ बात का? ये नहीं हुआ? तो सर ये वॉल्यूम क्यों इंक्रीज हुआ 2 से लेके 4 पॉइंट तक? आवाज़ में ना थोड़ी कटिंग आ गई, रिपीट करें ज़रा क्वेश्चन। 4 तक क्या करें? 2 से लेके 4 पॉइंट तक वो टेम्परेचर तो इंक्रीजिंग हुआ, ये समझ आ गई, लेकिन वॉल्यूम क्यों इंक्रीज हुआ फिर? यानी वॉल्यूम तो बढ़ा ना 2 से लेके 4 तक। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमारा हीट से हम टेम्परेचर को सेंस करें ना, ठीक है, हीट जो एनर्जी है उसका डायरेक्ट लिंक आपके पास टेम्परेचर के साथ है ना, तो उसको टेम्परेचर की सेंस में हम जो वॉल्यूम उसका इंक्रीज़ हो रहा है ना, उसमें देखें वॉल्यूम जो उसका इंक्रीज़ हो रहा है, अब उसमें दो चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल कुछ अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है वो उसके फेस चेंज करने में यूटिलाइज हो रही है, और कुछ जो है वो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। वाटर को आप कैटल में रखते हैं, जस्ट उसको इमेजिन करना, हमने थोड़ा जेन में लेके आना है। कोल्ड वाटर है, आप उस कैटल जब ये भी चूल्हे के ऊपर रखते हैं ना, तो आपको उसका वॉल्यूम या कोई भी चीज़ इंक्रीज वे में नज़र नहीं आती, ऐसी है। लेकिन जब आप उसको बॉइलिंग पे लगाते हैं, आपको जो उसका ओरिजिनल वॉल्यूम था उससे वॉल्यूम बढ़ता हुआ नज़र आता है। नो डाउट कि पानी वेपर बन बन के कम हो रहा है, वो उसकी सतह नीचे आ रही, वहाँ पे वेपर्स उसके जो वेपर हैं पानी के वो बन रहे होते हैं, उनका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ करता है। वजह क्या है कि लिक्विड जो होता है इनके मॉलिक्यूल्स क्लोजली टाइट अप होते हैं। जब वेपर बन रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते हैं, वही वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं, जब जुदा होंगे तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा। इसको मैं लिक्विड से सॉलिड में ले जाता हूँ। जब आप सॉलिड बनाते हैं तो सॉलिड में इनका वॉल्यूम और कम हो जाता है। बात समझ रहे हैं, मॉलिक्यूल्स और क्लोजली टाइट हो गए, तो ये मॉलिक्यूल की ब्रेकेज है। जैसे आप गैसेस की डेफिनेशन में पढ़ते हैं कि इनके मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते हैं, तो मॉलिक्यूल जहाँ जहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा ये सारी चीज़ मिल के उसका क्या बनाएगी, वॉल्यूम बनाएगी ना। जैसे गैस है कंटेनर के अंदर, ठीक है, तो वो आपके पास उसका वॉल्यूम कुछ और होगा। उसी गैस को आप कंप्रेस कर लें, ठीक है,
तो अब उसका वॉल्यूम कुछ और होगा, और बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर दें लिक्विड में भी आ सकती है, समझ रहे हैं बात को, उसी की बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन कर दें तो वो वेपर्स में भी जा सकती है। तो वॉल्यूम जो है वो चीज़ों का चेंज होता है, सही ठीक है ना, वॉल्यूम चीज़ों का चेंज होगा। सर जी जी सर जी ये बात समझ नहीं आई कि मतलब कि सर जैसे जो हमने पानी मिसाल के तौर पे केटल पे रखा है सर, उसमें वो वेपर्स भी बन रहे हैं, वो जो उसकी भाप है सर वो भी वेस्ट हो रही है, तो लेकिन सर वॉल्यूम पे तो उसके इफेक्ट आना चाहिए ना, वॉल्यूम तो सर कम अच्छा होना चाहिए, उसमें लेकिन वो आप इंक्रीज। मैं आपको बात आता हूँ, हम जो है ना वो आधी ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, मैं आपका कमांड ले गया, इसको ज़रा बड़ी डिटेल में ज़रा बताता हूँ। पहले कोई थोड़ा सा मुझे एक एंगल से ज़रा बताने में, मैं बता, जब हम बात कर रहे होते हैं ना ओरिजिनली टेक्निकली यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि जी पानी है भाप बना है, तब हमने वेपर उड़ाने नहीं है हवा में, समझ रहे हैं, हमारे पास वो किसी कंटेनर में कहीं जगह पे सेफ हैं, हम उसको एनालाइज कर रहे हैं। कैटल की मिसाल देने का मेरा मतलब स्टूडेंट को ये होता है ताकि उनको पांचों पॉइंट्स की डेफिनेशन समझ आ जाए, वो ज़रा जेन लेके जाएं किचन विचन में, उनको वो कैटल ओके जी ये बॉयल हो रहा है नहीं हो रहा, ताकि ये डेफिनेशंस मुझे समझाने में आसानी हो कि अबाउट टू वेपराइज क्या है, अबाउट टू कंडेंस क्या है, ठीक है। हम तो वहाँ पर ऑब्जर्वेशन ही नहीं कर रहे, हमारी जाने बला कि हमारे किचन में एक वेपर बना है 100 बने हैं, क्या ख्याल है, वो तो उड़ रहे हैं, हमने तो उसकी ऑब्जर्वेशन पहले भाई की ही नहीं है, हमने तो उसको कैलकुलेट ही नहीं किया कि ये जो पहले उसका वॉल्यूम था अब क्या वॉल्यूम है, समझ रहे बात को ना। ये किसी बॉयलर के अंदर अगर हो, जो कि बॉयलर टाइटली क्लोज्ड हो, जैसे स्टीम टरबाइन वगैरह वाला सिनेरियो होता है कि आप वाटर को लें, आपने वाटर को यानी कि उसके अंदर वाटर था बॉयल किया, उसकी भाप बन रही होती है, जैसे मिसाल के तौर पे आपने अक्सर देखा होगा कि स्टीम वगैरह जब हम किसी को देते हैं, ठीक है, भाप अगर किसी की सेहत वगैरह ख़राब हो तो अक्सर हम उसको स्टीम दे रहे होते हैं, वो वाटर से वो जो वेपर बन रहे हैं अब उनका वॉल्यूम ज़्यादा होगा बॉयलर की सेंस में। जैसे अगर कोई लेट से मेरे पास पावर प्लांट है, तो लिक्विड जो आपने पानी लिया हुआ, जब आप उसको बॉयल करेंगे, आप वेपर हैं, वेपर फ्रीली मूव करेंगे, वो पूरे बॉयलर के अंदर टैंक के अंदर पता नहीं कितने एरिया पे वो फैले हुए होंगे, अब वो बाहर हवा हवा में उड़ के ज़ाया नहीं हो रहे। तो हमारी जो कैटल है ना उसमें तो वो ज़ाया हो रहे हैं, हम उनको एनालाइज ही नहीं कर रहे, वो क्लोज्ड नहीं है हमारे पास सिनेरियो प्रॉपर एनालिसिस के लिए, ठीक है। तो वो जैसे मतलब चूंकि ये कि अब ये बॉयलर सर या उस तरह की चीज़ें किसी ने विजुलाइज नहीं की होती घर के अंदर, चूंकि कैटल वाला सिनेरियो देखा होता है, तो मैं ये डेफिनेशन की मजबूरी की बेस पे उसको पिक किया था ताकि एग्जांपल वो दूं जो कि स्टूडेंट ने अपनी रियल लाइफ में कहीं देखी हो, ठीक है। टेक्निकली तो जैसे बॉयलर की दी, लेकिन आपने विजुलाइज नहीं किया हुआ, ठीक है ना। तो ये बात है, उम्मीद है कि कुछ क्लियरेंस बनी होगी, क्या सर, ठीक है, फिर जब नहीं मतलब हम होगी ये सेंस में लेंगे कि हम ये जो एनालाइज कर रहे हैं वो क्लोज सिस्टम में है, बन गई है थोड़ी बहुत, क्या सर? चलें चलें जी। इसी अच्छा इसमें एक और चीज़ बड़ी गौर से देखने वाली है कि यहाँ पर लिखा हुआ P1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर आपने एनालिसिस किया हो। मुझे आप ये बताएं, आगे आ भी जाएगा, कि अगर मैं प्रेशर 2 एटमॉस्फेरिक कर दूं, ठीक है जी, तो तब मुझे बताएं कि वाटर कब बॉयल होगा। ये सॉरी पूछने का ये मतलब है कि ये लेट से 100 पे हो रहा है ना, तो वो 100 से कम पे बॉयल हो जाएगा या 100 से ज़्यादा पे उसके फेज चेंज प्रोसेस स्टार्ट हो। सर 100 पे ही होगा। ठीक है जी, एक ने कहा जी 100 पे होगा, और जी 50 पे ये सर। सर 100 स्टार्टिंग पॉइंट है, उससे बॉईल होना शुरू हो सर जाएगा। 100 पे ही होगा। ठीक, और जी कोई कमेंट। अच्छा आप लोगों से मैंने वाटर के बॉइलिंग से रिलेटेड भला कभी क्वेश्चन किया है कि वाटर बॉयल कब होता है या वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होता है। नो सर। अच्छा तो चलें पहले ये बता दें कि वाटर का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है या बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है। 100 डिग्री होता है। 100 डिग्री। 100 डिग्री होता है, सारे मुतफिक हैं जी 100 डिग्री होता है। यस सर। यस सर। यस ठीक, सर। अच्छा जी चलें जी। अच्छा ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट रॉन्ग भी हो सकती है। क्या स्टेटमेंट, अभी पहली बात ये है कि ये इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों कह रहा हूँ, हमने पढ़ा यही हुआ है साइंस वाइंस में, इधर उधर वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ करेक्ट, वो पहले वाली बुक्स की हद तक। लेकिन
इसके साथ एक वर्ड ऐड करना पड़ेगा, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सी एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं कहते तो दैट इज इनकम्प्लीट स्टेटमेंट। वाटर को मैं माइनस में भी बॉयल करवा दूंगा, आपको लग नहीं रहा होगा, बर्फ़ आपके ज़हन में बर्फ़ जमी हुई होगी है, नारान कगान और बड़े रशिया और इधर फिर रहे होंगे आप माइनस में जो है ना ज़हन में। वाटर माइनस पे भी बॉयल हो सकता है, ठीक है। अब बात को चले ऐड करता हूँ, जब थोड़ा माहौल बन जाएगा फिर चल चीज़ों की समझ आएगी। बेसिकली मसला ये है, देखें कि जब प्रेशर आप इंक्रीज़ करते हैं ना, किसी चीज़ के ऊपर जब प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि उसकी बॉन्डिंग और क्लोजली टाइट अप होगी, और प्रेशर इंक्रीज़ किया और बॉन्डिंग क्लोज होगी, और प्रेशर टाइट किया और बॉन्डिंग। इसका मतलब है मुझे ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ेगी उसकी बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए, ब्रेक करवा के वेपर बनाने हैं ना, क्या ख्याल है? यस यस सर। भैया, ठीक है। तो जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे आपको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी टू डू द सेम थिंग, उसका फेज चेंज करवाने में। क्यों? क्योंकि पहले आपने वो दबाव उतारना है ऊपर, समझ रहे हैं ना, बॉन्डिंग के ऊपर से वो चीज़ उतारनी है। जैसे एक बहुत रफ सी एक गलत सी एग्जांपल देता हूँ, मिसाल के तौर पे कोई आपने किसी को ज़्यादा कूब करना है, या किसी को कोई चले किसी से कोई चीज़ लेनी है पॉजिटिव वे में, तो आपके रास्ते में जो रुकावटें हायल हैं पहले आप उनको हटाएंगे, फिर आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। तो वाटर जो है वो तो बिल्कुल वही वाटर है, लेकिन जब मैं उसके ऊपर 1 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर पुट कर दूंगा तो अब उसके ऊपर जोर या रुकावटें या बैरियर्स कुछ और हैं। जब 2 एटीएम कर दिया अब कुछ और है, 3 एटीएम कर दिया कुछ और है, 4 एटीएम कर दिया कुछ और है। और जैसे ही मैं 1 एटीएम से प्रेशर डाउन करूंगा वो 100 से भी पहले बॉयल कर जाएगा। अब बात समझ रहे हैं, वो मनफी माइनस की तरफ जाने वाली बात, कि जैसे ही आप वाटर को प्रेशर उसके ऊपर से कम करेंगे वो इससे कम प्रेशर टेम्परेचर पर भी बॉयल हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई कि वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सी, लेकिन साथ में क्या है कि एट 1 एटमॉस्फेरिक। तो जिसने अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स नहीं पढ़ी हुई उसके लिए बिल्कुल ये बात ठीक है कि वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सी, दैट इज़ करेक्ट फॉर हिम और हर, ठीक है जी। चले जी आगे अब कंटिन्यू करते हैं ज़रा। तो एक चीज़ का बस इजाफा आपसे करवाया है कि प्रेशर जो है उसका भी लिंक है साथ में, ये आपकी बुक में भी बात लिखी हुई है टेम्परेचर से रिलेटेड जो मैंने कही है। जस्ट अ सेकेंड। और किलो पास्कल वो तो खैर अभी आपको आइडिया नहीं होगा कि आइडिया, लेकिन खैर शायद पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में आपने ऑब्जर्व किया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कितने किलो पास्कल की इक्वल होता है, कोई आइडिया? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 101 किलो पास्कल ना, 1 एटीएम जो होता है ना वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है 101 किलो पास्कल के ना, 101.32 होता है। चले मैं इस पे भी बताता हूँ कि मैं क्या कहने लगा हूँ ना। मैंने एक चीज़ हाईलाइट कर दी, सैचुरेशन या बॉइलिंग प्रेशर ऑफ वाटर एट वेरियस टेम्परेचर्स, ठीक है। और ये प्रेशर के यूनिट क्या है यहाँ पे इस डायग्राम में, टेबल 3.1 में देखिएगा कि प्रेशर के क्या यूनिट्स हैं, किलो पास्कल। किलो पास्कल। किलो पास्कल में। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक बात ऐड की थी एटीएम से किलो पास्कल में जाने की, क्यों? क्योंकि अभी हम बातें करके आ रहे थे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की 1 एटीएम या 2 एटीएम, तो हमारा जेन ज़रा उस तरह से बना हुआ था। अब चूँकि यूनिट चेंज है, किलो पास्कल यहाँ पे स्टेबल में लिखा हुआ, तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि ये जो 101.4 लिखा हुआ इसका मतलब क्या है कि 1 एटमॉस्फेरिक, क्या है इसका मतलब जी? ये मैं लिख रहा हूँ साथ साथ, 1 एटमॉस्फेरिक। ठीक है जी। तो अब देखें 1 एटमॉस्फेरिक पे क्या टेम्परेचर है, 100 ही है, यस सर। ठीक है जी। प्रेशर अब इससे अगर कम है 12 है तो उस पे देखें टेम्परेचर क्या है 50 है। ये देखें 0.26 जो कि 1 एटीएम से कम है उस पे क्या टेम्परेचर है -10 सर। तो इधर तो जो है वो आइस बनी खड़ी हो आपके लिए, ठीक है। ओके जी, बात करने का मकसद सिर्फ यहाँ पर ये था कि साथ में एक इंटरलिंक्ड और चीज़ होनी चाहिए। अगर आप प्रेशर को डिस्कस कर रहे हैं
तो उसके साथ में जो चीज़ है वो टेम्परेचर की हो, टेम्परेचर को डिस्कस कर रहे हैं, उसके साथ चीज़ प्रेशर की हो। इसको भी अभी ज़रा समझा देता हूँ मैं एक दफ़ा। एक तो थोड़ी सी हमने विजुअलाइजेशन की कि ये हमारे पास चीज़ें कुछ होती हैं। अब यहाँ पर ज़रा डेफिनेशन देख लेते हैं कि सैचुरेशन प्रेशर, ये इसी कॉन्सेप्ट को और थोड़ा बिल्डअप करता रहेगा। ये भी प्रीवियस हमने टीवी डायग्राम देखी थी। यहाँ पे लिखा हुआ है द टेम्परेचर एट विच अ प्योर सब्सटेंस चेंजेस फेज। आप मुझे ये बताएं कि जो हम डायग्राम डिस्कस कर रहे थे एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी पिछली स्लाइड पे, उसमें वाटर जो था वो अपना फेज चेंज कर रहा था 2 से 4 पॉइंट के दरमियान। तो टेम्परेचर कितना था वहाँ पर, टेम्परेचर कौन से टेम्परेचर पे फेज चेंज कर रहा 100 ही था था? सर। 100 100 सर। डिग्री, 100 डिग्री, 100 पे जी। ठीक है जी। सो 100 टेम्परेचर के ऊपर द टेम्परेचर एट विच, ठीक है। और हमें कैसे पता चला द टेम्परेचर एट विच अ प्योर सब्सटेंस चेंजेस फेज? वो लाइन स्ट्रेट होगी थी, फेज चेंज प्रोसेस 2 से लेके 4 पॉइंट, हमें पता चल गया जी 100 है एट अ गिवन प्रेशर, एट अ गिवन प्रेशर। गिवन सर। ये भी ज़रूरी चीज़ है। अब मुझे बताएं कि प्रीवियस स्लाइड के अकॉर्डिंगली कितने प्रेशर पे हम अपना एनालिसिस कर रहे थे? 180 एम पे। प्रीवियस स्लाइड के अंदर 180 एम के ऊपर। तो डेफिनेशन में आपने देखा कि जो सैचुरेशन टेम्परेचर होता है या टी सैचुरेटेड जो होता है उसके साथ क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। एक तो ये है कि उस वक़्त फेज़ चेंज हो रहा हो और कोई कांस्टेंट आपके पास प्रेशर हो। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रेशर को बदलते जाएंगे तो आप कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर का आंसर नहीं बता सकते। टेबल अभी 3.1 इसी स्लाइड पे यही आपको बता रहा है कि कुछ चीज़ों को आपको फिक्स करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि क्या मामला चल रहे हैं। तो ये डेफिनेशन थी जी सैचुरेशन टेम्परेचर की। ठीक है, हमने उसको प्रॉपर एनालाइज किया, हमारे लिए समझना बहुत आसान हो गया। इसी तरह देखते हैं सैचुरेशन प्रेशर की। ये बिल्कुल उसी तरह सेम डेफिनेशन है, एक दो पॉइंट्स पे बहुत माइनर सा फ़र्क है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। चूँकि ये डेफिनेशन प्रेशर की है तो ये स्टार्ट किससे हो रही है? द प्रेशर एट। सैचुरेशन प्रेशर में आप क्या चीज़ चेक कर रहे हैं? प्रेशर। सो ये कौन सा प्रेशर है? द प्रेशर एट विच अ प्योर सब्सटेंस चेंजेस फेज, जिसमें प्योर सब्सटेंस अपना फेज चेंज कर रहा हो। बिल्कुल उसी तरह वही प्रोसेस हो रहा है सैचुरेटेड लिक्विड से सैचुरेटेड वेपर, देन सुपरहीटेड वेपर। लेकिन वो आप प्रेशर देख लें कि वो प्रेशर कौन सा है। प्रीवियस जो डायग्राम बनी थी स्लाइड में वो टीवी डायग्राम थी, टेम्परेचर वॉल्यूम या प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम थी? सर टीवी। टीवी डायग्राम। टीवी डायग्राम थी। वो कौन सी डायग्राम थी? टेम्परेचर वॉल्यूम। ठीक है जी। सो द प्रेशर एट विच अ प्योर सब्सटेंस चेंजेस फेज, जिस ऐसा प्रेशर जिसमें प्योर सब्सटेंस अपना फेज चेंज कर रहा हो, लेकिन अगली बात बड़ी ज़रूरी, एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर। पिछली स्लाइड में आपने प्रेशर को फिक्स करके टेम्परेचर को एनालाइज कर लिया। अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप टेम्परेचर को फिक्स करके किसको एनालाइज कर लेंगे? प्रेशर को। टेम्परेचर को फिक्स करके क्या एनालाइज कर लिया? प्रेशर। अब ये टेबल में भी देख लें, मिसाल के तौर पे टेबल पे डेफिनेशन ज़रा बनाने लगा हूँ। द प्रेशर, इस प्रेशर को मैं हाईलाइट करने लगा हूँ टेबल के अंदर। द प्रेशर एट विच अ प्योर सब्सटेंस चेंजेस फेज, इसको मैंने प्योर सब्सटेंस चेंजेस फेज का वर्ड ऐड क्यों किया है? क्योंकि ये है पी सैचुरेटेड। द प्रेशर एट विच अ प्योर सब्सटेंस चेंजेस इट्स फेज एट अ गिवन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को मैं बॉक्स करने लगा हूँ डेफिनेशन की वर्डिंग वाइज। एट अ गिवन टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर जी? -10। अब फिर इसी को देखते हैं। अब मैं 101.4 को हाईलाइट करने लगा जो कि 180 एम है। द प्रेशर एट विच अ प्योर सब्सटेंस चेंजेस इट्स फेज एट अ गिवन टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर है जी? 100 डिग्री। बात समझे अब? ठीक है। यस सर। तो ये इनकी डेफिनेशंस थी। अब देखें, थी थ्योरी, लेकिन हमने इसको जब एनालाइज किया तो हमारे लिए तो इसमें कोई मुश्किल रही नहीं है कि ये क्या चीज़ें। लेकिन डेफिनेट सी बात है, बिगिनर को जो है वो थोड़ा पढ़ने के लिए हल्का सा टाइम लगता है, लेकिन ये एक अंडरस्टैंडिंग बन चुकी होगी। अब अगले में देख लेते हैं। टीवी डायग्राम तो हमने देख ली, मैंने एक पीवी का जिक्र कर दिया। वो चूँकि अभी ऑब्जर्व नहीं की, उसको नेक्स्ट में हम देख लेते हैं।
अच्छा ये कुछ डेफिनेशंस हैं, ये इसको मैं बहुत क्विकली लेके जाता हूँ, बस इसकी थोड़ी सी रीडिंग बताता हूँ क्योंकि मैं जो चीज़ शुरू की उस पे आ जाता हूँ। ये लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। इसमें मेरे पास लिखा हुआ द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज ड्यूरिंग अ फेज चेंज प्रोसेस। फॉर एग्जांपल फेज चेंज हो रहा, माइट भी मेल्टिंग हो रही है, माइट भी कंडेंसेशन हो रही है, तो डिपेंड करता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज़ हो रही है, तो ये उसको ज़ाहिर कर रहा है। अब अभी हमें एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज़ का नहीं पता, कब एब्जॉर्ब होती है कब रिलीज़ होती है, ये भी हमारे जहन में एक नई सी चीज़ आ गई, किसने और का वर्ड यूज़ किया या का। तो अब अगली किसी डेफिनेशन में ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो जाएगा। लेट्स से आगे लिखा हुआ जी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, उसमें वो लिखता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग मेल्टिंग, इट फील्स लाइक ए मेल्टिंग के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही, एंड इट इज़ इक्वलेंट टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फ्रीजिंग, इट फील्स लाइक कि फ्रीजिंग के दौरान में आपके पास एनर्जी क्या हो रही, रिलीज हो रही। तो वो जो वहाँ पर मुबहम सी पीछे डेफिनेशन थी, उसने अगली डेफिनेशन में हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बेहतर कर दिया फ्रीजिंग और मेल्टिंग का। सो द अमाउंट ऑफ, नेक्स्ट में क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग वेपराइजेशन, वेपर बने हैं उस दौरान जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, और एंड इट इज़ इक्वलेंट टू द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग कंडेंसेशन, यानी कि जो कंडेंसेशन हुई है उसके दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई है ये उस चीज़ को है। तो ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ डेफिनेशन है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, यानी कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने वाली चीज़ नहीं है, इसलिए मैं अगली स्लाइड पे ज़रा जाता हूँ। वैसे मैंने स्किप इसलिए नहीं किया कि शायद लगे कि पता नहीं क्या इसमें चीज़ है, तो जस्ट ओके जी। अब हमारे पास यही जो पीछे हमने डिस्कस किया था, दैट वाज द टीवी डायग्राम, ऐसे ही है, टेम्परेचर वॉल्यूम डायग्राम। Yes, sir. इसकी इसको ये ऊपर है एक हेडिंग मेरे पास आ रही है, प्रॉपर्टी डायग्राम फॉर फेज चेंज प्रोसेस। तो ये जो आपने टीवी डायग्राम देखी थी टेम्परेचर वॉल्यूम की, ये क्या चीज़ था, ये फेज चेंज प्रोसेस की प्रॉपर्टी डायग्राम थी, लेकिन पर्टिकुलरली हमने किस चीज़ को विजुलाइज किया, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम को। ठीक है, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम। अब हम ज़रा ये भी डिस्कस करेंगे कि प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम अगर बनाएं तो किस तरह का होगा, फिर हम और भी कुछ चीज़ें इसमें एनालाइज करेंगे ज़रा। अच्छा, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसमें मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट दिया था कि जिसमें मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट दिया था कि फॉर एग्जांपल ये डायग्राम जो बनी हुई है ना बड़ी ज़रूरी है, जिसको मैं पहले वैसे समझाया हूँ। यहाँ पर देखें प्रेशर है 0.1 मेगापास्कल, और यहाँ पर देखें सॉरी नीचे था 0.01, यहाँ पर कितना है जी 0.1, यहाँ पर कितना है 1 मेगापास्कल। इससे ऊपर कितना प्रेशर है जी, आप में से कोई बता देते चलो। 8. 1 से ऊपर कितना प्रेशर है, 8 मेगापास्कल। ठीक है जी, उससे ऊपर क्या है 15। अच्छा, ये सारी बात बताने का, एनालाइज करने का मकसद ये है कि सबसे जो कम प्रेशर है उस पे बॉइलिंग पॉइंट देखें कुछ और है, जैसे ही आपने प्रेशर इंक्रीज़ किया बॉइलिंग पॉइंट, उसका जो फेज चेंज प्रोसेस है वो कुछ और वैल्यू आ रही है, समझ रहे हैं ना, मैं इधर हाईलाइट कर रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ इसको। यस प्रेशर सर। बढ़ाते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, फेज चेंज प्रोसेस का टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आप देखें कि ये जो कांस्टेंट लाइन है उसकी लेंथ कम होती जा रही है, कांस्टेंट लाइन की लेंथ कम होती जा रही है, ऐसी ही यस सर। जो लाइन है उसकी लेंथ कम। इसमें कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करें जो कि आपको लग रहा है कि ऑब्जर्व करनी चाहिए ना ज़रा। हमने इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व की कि इसकी लेंथ कम होती जा रही है। मसला क्या है, इशू क्या है कि क्यों बढ़ते प्रेशर है कि जब एक रीजनेबल प्रेशर था ना तो इट विल टेक अ टाइम टू चेंज इट्स फेज। फिर आपने बहुत प्रेशर बढ़ा दिया, अब 100 पे नहीं हो रहा, अब जाके वो बात शुरू होगी 200 पे। तो
100 से जो ऊपर 200 तक आपको देर जो लगी है वो बेसिकली मकसद ये है कि जो उसके ऊपर अजाफी प्रेशर था उसको आपने ओवरकम किया है। उसको 100 पे बन जाना चाहिए था फेस चेंज, लेकिन वो होना स्टार्ट नहीं हुआ। 150 पे गया, उसने कहा नहीं जी काम बना, दबाव बहुत है, जो ऊपर प्रेशर बहुत है। 180 पे गया, उन्होंने कहा जी नहीं बॉयल करवा सकते जी, प्रेशर बहुत है। 190 पे गया जी, जैसे आपको चीज़ लेने जो कहते नहीं जी पॉलिसी बड़ी सख्त है, प्रेशर बहुत है, नहीं जी नहीं हो सकता। से रिलैक्सेशन होगी, दबाव कम होगा, फिर कुछ सोचते हैं। तो 200 पे जब आपने ओवरकम कर दिया ऊपर वाला सारा प्रेशर ऊपर से 200 तक पहुंचे तो प्रेशर ओवरकम हो चुका है। अब बताएं कि जिस चीज़ ने 100 पे बॉयल होना था, अगर उसको 200 वाली एनर्जी मिल जाए तो जल्दी नहीं फेस चेंज हो जाएगा? यस सर। या 300 या 400 500, तो वो बहुत क्विकली ये फेस चेंज प्रोसेस हो जाएगा। और अगर वो एनर्जी कम है तो ऑब्वियसली जो उसका टाइम लगना है वो लगना ही लगना है। तो वो फिर पूरा आपको जो वॉल्यूम चेंज होने वाली लाइन होती है वो आपको एक लंबी लाइन ज़रा नज़र आती है। उनके जो इन बिटवीन वाला मिक्सचर वाला रीजन होता है वो उसका ज़रा ज़्यादा होता है। अब मैं एक और पॉइंट को हाईलाइट करने लगा हूँ, इस पॉइंट को ज़रा गौर से देखें। इसके ऊपर तो वो लाइन ही गायब हो गई है, ये मैंने एक पॉइंट मार्क किया है। प्रेशर है 22.06 मेगा पास्कल और टेम्परेचर है 373.95, ऐसे ही है। यस सर। तो इसमें वो लाइन गायब होगी, ऐसे ही ज़ाहिर आपको महसूस हो रहा है। जी सर। यस सर। अच्छा, अब इसको डिस्कस करते हैं कि हुआ क्या है। ठीक है जी। अब हुआ ये एक्चुअली कि ये जो सैचुरेटेड लिक्विड वाला पॉइंट होता है जहाँ से फेज चेंज प्रोसेस स्टार्ट होता है और सैचुरेटेड वेपर जहाँ पे फेज चेंज प्रोसेस एंड हो रहा होता है, ये दोनों पॉइंट आइडेंटिकल हो जाते हैं। हम कहते हैं कि ये क्रिटिकल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जब सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर पॉइंट्स दोनों सेम हो जाए। इसका मतलब ये है कि बीच में मिक्सचर रीजन अब नहीं रहा। अब इनके सेम होने का मतलब क्या है या सेम क्यों हो जाते हैं? अब ये वही बात जहन में लेके आए जो कि मैंने आपको बताई है कि अगर एक चीज़ 100 पे बॉयल हो रही कम प्रेशर पे, तो जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे वो 200 पे जब जाएगी जल्दी बॉयल, जल्दी फेज चेंज, फिर 300 पे गई, फिर 400 पे गई। आपने आखिर पे काम ये कर दिया है कि आपने प्रेशर इतना बढ़ा दिया उसका कि आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर है उस प्रेशर को ओवरकम करने के लिए। लेकिन जो ही वो पॉइंट आया, जो ही ओवरकम हुआ, उसका टेम्परेचर इतना बढ़ा हुआ है कि वो वेरी क्विकली उसका फेस चेंज करवा देगा और आपको महसूस भी नहीं हो रहा कि वो फेस चेंज प्रोसेस में दाखिल हुआ है, उसका कोई मिक्सचर रीजन आया है, क्या चीज़ हुई है। ठीक है, तो इस वजह से वो दोनों पॉइंट क्या आइडेंटिकल हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। मिक्सचर रीजन आपको ऐसे फील होता है जैसे गायब हो गया। बात समझे मेरी? यस यस सर। सर। ठीक है, तो ये इसमें एक चीज़ थी। अब ये देखें, ये एक प्रॉपर्टी डायग्राम थी ना, सपोज हमारे सामने आई, इसको हम गुजार भी सकते थे, लेकिन हम देखें इसको बड़ी मोहब्बत के साथ हमने इसको पढ़ा है, इसके कॉन्सेप्ट्स को देखें। ये वो इनपुट है जो कि मैंने आपके लिए रखी होती है। ठीक है, और वो इनपुट आपने ऑब्वियसली थोड़ा क्लास पार्टिसिपेशन से या मौजूद रह के लेनी होती है। अब नेक्स्ट में हम ज़रा बस एक ही स्लाइड अब हमने और डिस्कस करनी है, वो है पीवी डायग्राम ना। बस उसको देख के तो फिर इसको एंड कर देता हूँ। इसको भी अभी मैं फ़िलहाल डिस्कस करने नहीं करने लगा, बस क्रिटिकल पॉइंट की आपको डेफिनेशन बता के आगे जाना है, क्योंकि मैंने पीवी डिस्कस करनी है। देखें क्रिटिकल पॉइंट क्या है कि द पॉइंट एट विच द सैचुरेटेड लिक्विड एंड सैचुरेटेड वेपर स्टेट्स आर आइडेंटिकल हो चुकी। अब ये अगर आप मैं देखूं तो ये मेरे पास मल्टीपल लाइंस हैं ये डोम्स के साथ, देखें। और ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। मिसाल के तौर पे उसने लिखा हुआ P इज़ इक्वल टू सम कांस्टेंट, उसका टेम्परेचर कुछ और है बॉइलिंग वाला, ये मैंने लाइन हाईलाइट कर दी। फिर उसने लिखा P2 इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लेकिन फ़र्क डाल गया है कि P2 जो है वो कांस्टेंट तो है लेकिन P1 से ज़्यादा है, तो उसका जो टेम्परेचर है वो और है। ठीक है जी, तो
तो क्रिटिकल पॉइंट को हमने डेफिनेशन वाइज ऑब्जर्व भी किया, उसको डायग्राम के थ्रू भी हमने देखा, फिर हमने उसकी रीज़न भी डिस्कस की कि क्या होता है पीवी डायग्राम जी। अब पीवी डायग्राम में क्या है कि आप मुझे ये बताएं, इससे पहले एक छोटा सा कमेंट आपसे लेते हैं कि प्रेशर जो होता है वो सॉलिड पे ज़्यादा होता है, लिक्विड पे ज़्यादा होता है या गैसेस पे ज़्यादा होता है? सबसे ज़्यादा प्रेशर किस पे होता है? गैसेस पे सर। और जी बताए। गैसेस पे ही सर। जो प्रेशर होता है वो सबसे ज़्यादा सॉलिड के ऊपर होता है, उसके मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा क्लोजली टाइड होते हैं, उससे उससे कम प्रेशर लिक्विड पे होता है। गैसेस के ऊपर सबसे कम प्रेशर होता है, उसके मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। सॉलिड मॉलिक्यूल्स टाइटली क्लोज्ड हैं, लिक्विड उससे कम टाइटली क्लोज्ड हैं, और गैसेस के सबसे कम। वो तो सर उसकी मूवमेंट्स में नहीं आ जाएगा कि उसके मॉलिक्यूल्स किस स्पीड से मूव करते हैं अपनी सरफेस के अंदर ही? नहीं नहीं नहीं, उस सेंस में नहीं है हमारे पास। ये प्रेशर बेसिकली, ये आपके पास राइट साइड पे एक डायग्राम बनी है। प्रेशर से मेरे पास क्या मुराद है, मिसाल के तौर पे आप देखें, ऐसे लग रहा है जैसे ऊपर से कोई ब्रिक्स हैं, ईंटें सी आपको नज़र आ रही कि ऊपर से एक ईंट उतरती हुई नज़र आ रही है, मैंने दायरा भी लगाया हुआ। हीट नीचे एक आपको फ्लेम नज़र आ रहा है, हीट का, मोमबत्ती का ना, नज़र आ रही स्लाइड के ऊपर यस राइट सर। साइड पे, सर ठीक है। हाँ जी जी, मैं बताता हूँ। अच्छा, मैं आपकी बात से मैं उसमें थोड़ा ऐड करता हूँ। ये आप जैसे ही ऊपर से वेट हटा देंगे उसका कम हो गया, एक और ब्रिक उतार दी उसका प्रेशर कम हो गया, एक और उतार दी प्रेशर कम हो गया। ये बेसिकली क्या है कि ये आपने पिस्टन के ऊपर जो पिस्टन सिलेंडर जो है उसके ऊपर वेट रखे हुए हैं ताकि आपको फील होता रहे प्रेशर। ये उसने एक सेंस आपकी बनाई है कि प्रेशर होता क्या है या प्रेशर से मुराद क्या होता है, थोड़ा सा पिक्टोरियल डायग्राम के थ्रू। तो जो गैसेस होती हैं उनके ऊपर प्रेशर उस तरह से नहीं होता, उनके मॉलिक्यूल्स फ्रीली। अब ये पिस्टन आपको क्या बता रहा है कि आप चीज़ों को क्लोज लेके आ रहे हैं, चीज़ों को ऐसा लग रहा है टाइट कर रहे हैं, किसी चीज़ के ऊपर वेट बढ़ाएंगे तो नहीं ना, ठीक है। पिस्टन सिलेंडर के सेंस में देखें, जब आप व्हेन यू आर एडिंग द वेट क्या होगा कि उसके ऊपर दबाव बड़ा रहेगा, उनके ऊपर प्रेशर बड़ा रहेगा। तो सॉलिड जो है उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा। तो इसको आप खैर स्टडी भी कर सकते हैं, ये वो एक लॉजिक है जो कि मैंने आपको देने की कोशिश की है। अदरवाइज़ ये जो डायग्राम बनी हुई है, चीज़ें जो हैं ये ऐसे ही होती हैं जैसे कि हमारे सामने बनी हुई हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हम उसको यानी कि किस वे में अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, हमारे समझने के ऊपर है। बाकी चीज़ों में उसके ऊपर कोई गलती नहीं है डायग्राम्स के थ्रू। लिक्विड के ऊपर अगर मैं देखूँ, अच्छा ये कर्व उल्टी है आपको, अब उल्टे वाला भी मैं आपको सीन बताता हूँ। ये कर्व इस तरह से, ये नीचे मैंने कर्व बनाई है, उसको मैंने हाईलाइट कर दिया। ये कर्व यूं बनी हुई जी, उल्टी बनी हुई, टॉप टू बॉटम ट्रेंड आ रहा है। ऐसे ही आपको फील हो रहा है इधर पीवी डायग्राम्स के थ्रू? यस सर। वजह डिस्कस कर लेते हैं क्यों। क्योंकि जो लिक्विड हैं उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है। आप देखें वर्टिकली प्रेशर है भी ज़्यादा। ये अगर प्रेशर को आप डिस्कस करें तो लिक्विड्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है, इस इधर सैचुरेटेड, इस वजह से उल्टी बनी। अगर ये आप राइट साइड पे देखें, सुपर हीटेड जो वेपर है जिसको मैं अब हाईलाइट कर रहा हूँ, ये काफ़ी मैंने दायरे लगा के गन मार दिया उसके ऊपर, ये क्या है, सुपर हीटेड वेपर रीजन है। इसमें आप देखें, इसमें प्रेशर की वैल्यू क्या है इस डायग्राम के थ्रू, कम है ना, देखें ना, इस पे प्रेशर कम है, इन यस पे सर सर। प्रेशर आप देखिए कम है। वजह क्या है, ये वेपर्स हैं, ये गैसेस हैं, गैसेस के ऊपर बाय डिफॉल्ट प्रेशर प्रेशर कम कम। होता है, लिक्विड के ऊपर ज़्यादा होता है। तो इसीलिए ये जो आपको ट्रेंड नज़र आया ना, ये टॉप टू बॉटम नज़र आया। टेम्परेचर वॉल्यूम में क्या होता है कि लिक्विड का टेम्परेचर कुछ और। अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत बात समझ आएगी ज़रा टेम्परेचर के सेंस में। आपने जो कोल्ड वाटर देखा ना, आपको पता है उसका टेम्परेचर पानी का रूम टेम्परेचर पे कुछ और है, बॉइलिंग वाला 100 है। वेपर का आपको पता है जो भाप होती है वो 300, 1000, वो स्टीम की भी खैर कैटेगरी है। ये तो बात पता है ना कि टेम्परेचर नॉर्मल वाला पानी का कुछ और टेम्परेचर है, भाप वाले पानी यानी कि वेपर का कुछ और टेम्परेचर यस है। सर। फील होता है ना, और यस उससे सर। सेंस भी बनती है कि जैसे जैसे फेज चेंज हुआ है टेम्परेचर बढ़ा है। तो टीवी डायग्राम आपको, टेम्परेचर वॉल्यूम डायग्राम आपको इंक्रीजिंग में नज़र आती है और प्रेशर वॉल्यूम आपको डिक्रीजिंग में नज़र आती है, ठीक है। तो इस वजह से लिक्विड का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है और जो वेपर हैं उनका प्रेशर कम है। इसमें एक सिमिलैरिटी देखें कि ये वही लाइन कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट लाइन को मैंने सर्कल कर दिया, ऐसे ही है।
Yes, sir, sir. Yes, sir. तो ये बेसिकली सीधी क्यों है, ये क्यों नहीं डाउन हुई फौरन से, ये क्यों सीधी रही है? क्योंकि सर ये पॉइंट है जिसमें यानी कि ये वो फेज पॉइंट चेंज हो रहा है जब फेज चेंज हुआ है, ये वो पॉइंट है जब फेज चेंज हुआ है, ये वो वाला पॉइंट है जब फेज चेंज हुआ है। ये पी सैचुरेटेड है। ये कौन सा पॉइंट है? पी सैचुरेटेड। और उसकी डेफिनेशन क्या है, ये देखिए इधर डेफिनेशन भी क्लियर करने लगा। पी सैचुरेटेड, द प्रेशर एट विच अ प्योर सब्सटेंस चेंजेस इट्स फेज। कांस्टेंट जो लाइन है उसको काफ़ी सारे सर्कल कर दिए। द प्रेशर एट विच द प्योर सब्सटेंस चेंजेस इट्स फेज एट अ गिवन टेम्परेचर। अब एट अ गिवन को हाईलाइट करने लगा, T1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। बात समझ रहे? डेफिनेशन हमारी साथ साथ क्लियर हो रही। टीवी डायग्राम में हमने टी सैचुरेटेड को ऑब्जर्व किया, पीवी डायग्राम में हमने पी सैचुरेटेड को ऑब्जर्व किया। और एक और चीज़ आखिरी इसी स्लाइड में, T1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और T2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है लेकिन ग्रेटर देन है T1 से। तो यहाँ पर आपने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उधर प्रेशर का पॉइंट देखें वो भी ज़्यादा है, और अगर टेम्परेचर को कम कर रहे हैं तो प्रेशर का पॉइंट भी कम है। इसी तरह टीवी डायग्राम में आपने देखा था कि अगर आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे थे तो आपको ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर था, ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर थी। बात समझ लगी? बस आज के लिए इतना था। बस इसमें पीवी डायग्राम, टीवी डायग्राम को हमने डिस्कस किया, उनका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्ट्रक्चर देखा और कॉन्सेप्ट्स अपने जो हैं उनको हमने बेहतर किया। अदरवाइज़ ये 2 मिनटों का काम था। सिर्फ आपको समझ ही है कि अगर गुजारा करवाना हो तो यूँ अगली नेक्स्ट, उससे अगली नेक्स्ट बटन होते हैं ना लैपटॉप के ऊपर, नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है ना, लेकिन नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं हुआ। समझ लगी ना? मजबूरी के तौर पे तो नेक्स्ट होना है जब हम स्लाइड को डिस्कस कर लेते हैं। तो ठीक है जी, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। किसी को कोई इशू हो तो सर मेरी वो पूछ अटेंडेंस सकता है, सर और रहती थी। बाकी किसी ने लीव करना हो तो उमर, शायद आप वैसे बहुत रेगुलर हैं, आप मज़ीद रेगुलर रहा करें। समझ रहे हैं ना सर बात? नहीं, वो ना बस आज सर लेट ज्वाइन हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सॉरी टीचर को तो पता होता है ना फिर। ठीक है जी, यस सर। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। Okay, sir. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़।